मैं कुमार मंगलम रणवीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बातचीत की कड़ी में मेरे साथ शामिल हैं पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर बलिराज पांडे सर, जो कि साहित्य के गंभीर अध्येता भी रहे हैं। पर का पठन पाठन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ और उन्होंने अध्यापन भी हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया और बाद के दिनों में विभागाध्यक्ष भी रहे। तो सर, आप उस जीवन काल से जुड़े कोई संस्मरण साझा करें। आप विशिष्ट विद्वानों के साथ, जैसे कि रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और काशीनाथ सिंह का सानिध्य मिला है। मैं सन 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया। मेरे लिए बनारस एक नया शहर था, क्योंकि इसके पहले मेरा जीवन गांव में बीता था। तो सब कुछ मेरे लिए आश्चर्य लग रहा था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को जब मैंने देखा तो यह मेरी कल्पना के बाहर विश्वविद्यालय कहिए या शिक्षण संस्था थी। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि शिक्षण संस्था भी ऐसी होती है। लेकिन यहाँ आकर पढ़ने का मौका मिला। पढ़ने का मौका दिलाने में मुख्य भूमिका मेरे एक मित्र गांव के ही बाबू दिवाकर सिंह थे, जो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके थे। उन्होंने जिद पकड़ ली मेरे गार्जियन के सामने कि ये पढ़ेंगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही पढ़ेंगे। 1967 में मैं बीए में आया और मुझे अध्यापक के रूप में आचार्य भोला शंकर व्यास, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर काशीनाथ सिंह जैसे अध्यापक मिले। भोला शंकर व्यास के बारे में तो मैं कई जगह चर्चा कर चुका हूँ। वैसा हिंदी संस्कृत का विद्वान कहीं मैंने नहीं देखा। व्यास जी खुद कहते थे कि मुझे 10,000 संस्कृत के श्लोक याद हैं। ऐसे विद्वान से मैंने बीए में बिहारी के दोहे पढ़े थे, एमए में भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान की शिक्षा उन्होंने दी थी। फिर शिवप्रसाद सिंह जैसे बड़े रचनाकार ने हमें आंसू के कुछ छंद पढ़ाए थे। एमए में शिवप्रसाद सिंह ने भाषा विज्ञान और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ाया था। काशीनाथ सिंह जैसे अध्यापक बीए में वे चंद्रगुप्त नाटक पढ़ाते थे और चंद्रगुप्त नाटक पढ़ाते हुए एक वाक्य उनका मुझे कभी नहीं भूलता, जब उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त नाटक का हीरो अगर चंद्रगुप्त है तो उसका नायक चाणक्य है। काशीनाथ सिंह के अध्यापन की जो शैली थी, उनके पास जो भाषा थी और उनका जो पढ़ाने का ढंग था, उससे मैं शुरू में ही बहुत प्रभावित हो गया था। और उसी का परिणाम है, या बल्कि उसी का परिणाम कहिए, कि उनके निर्देशन में मैंने एमए करने के बाद शोध करने का, पीएचडी करने का निर्णय लिया। ये तो आचार्य भोला शंकर व्यास भी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह भी, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वो विद्यार्थियों से कुछ दूरी रखते थे और यह दूरी हमारे अंदर एक स्वाभाविक रूप से जो गरिमापूर्ण जो अध्यापक रहे हैं उनके साथ एक दूरी बन ही जाती है। काशीनाथ सिंह के साथ वैसी दूरी नहीं बनी। इसका मतलब यह नहीं कि उनके अध्यापन में किसी भी प्रकार की कमी थी। वो सफल अध्यापक के साथ साथ इतने व्यावहारिक और विद्यार्थियों को प्यार करने वाले अध्यापक रहे कि उनके साथ मैंने रिसर्च में
एडमिशन लिया। काशीनाथ जी के ही प्रभाव से या कहिए कि उनके प्रयास से विषय मुझे मिला स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में कहानी आंदोलनों की रचनात्मक। यह विषय सुझाया था डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जो एक प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। हिंदी के सभी विद्यार्थी डॉक्टर बच्चन सिंह के नाम से परिचित हैं और बच्चन सिंह ने ही मेरे शोध विषय की रूपरेखा भी बनाई थी और काफी माथापच्ची, काफी तर्क वितर्क के बाद वह शोध विषय की रूपरेखा बनी थी। विषय निर्धारित करने में भी, क्योंकि एक एक शब्द पर वो लोग कितना यानी ध्यान देते थे कि कोई भी शब्द एकदम सटीक, एप्रोप्रिएट उसका प्रयोग किया जाए। इसलिए कई दिनों तक ये शोध विषय की रूपरेखा बनती रही और विषय की शब्दावली भी तय हुई। अंततः बच्चन सिंह ने शब्दावली दी और काशीनाथ जी भी सहमत हुए। मेरी सहमत या सहमत का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में कौन से कहानी आंदोलन हुए हैं। मैं तो प्रेमचंद का पाठक था। प्रेमचंद ने एक कहानीकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। दर्जा 10 में ही प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां, ये पूरी की पूरी पुस्तक ही हमारे पाठ्यक्रम में थी। और प्रेमचंद के पहले उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने बहुत प्रभावित किया था, बहुत ही प्रभावित किया। तो कहानी के नाम पर मैं सिर्फ 2 ही नाम जानता था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद। 1950 के बाद ये शोध के दौरान मालूम हुआ कि नई कहानी भी कोई रही है। नई कहानी नाम से एक आंदोलन ही चला है 1950 से 60 तक। नई कहानी और 60 के बाद कई नाम दिए गए, समकालीन कहानी, 7वें दशक की कहानी, और भी बीच बीच में कई कहानी आंदोलन आए और कहानी ज्यादा मुख्य पीढ़ी की कहानी, इस प्रकार के छोटे छोटे कई नाम आए। लेकिन मुख्य रूप से नई कहानी का आंदोलन और साठोत्तरी कहानी, ये 2 हमारे शोध विषय के केंद्र में रहे। और इस शोध के दौरान ही मैंने शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वर नाथ रेण, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, अमरकांत, भीष्म साहनी, उषा प्रियमवदा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश जैसे कई बड़े रचनाकारों की रचनाओं को मैंने अपने शोध का विषय बनाया। और सन 1960 के बाद एक नई पीढ़ी आ रही थी, क्योंकि सन 1971 में मैंने पीएचडी में काशीनाथ सिंह के निर्देशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो 60 से 70 के दौरान ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, गंगा प्रसाद विमल, ममता कालिया जैसे नाम जो हैं, गिरिराज किशोर जैसे नाम जो हैं, नई कहानी के बाद धीरे धीरे चर्चा में आ रहे थे। तो मेरे शोध का और मेरे बीए एमए में अध्ययन का संक्षेप में यही परिचय है। पर कुछ लोग का मानना है कि इन दिनों विश्वविद्यालय से आलोचक गुम हो गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब मैं पढ़ाता था तो विद्यार्थियों से कहता था कि हर आदमी आलोचक होता है। जैसे विद्यार्थी भी आलोचक होते हैं, भले ही उसकी अभिव्यक्ति न करें। जैसे हम जो विषय पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी अपने विवेक से
ये निर्णय ले लेते हैं कि यह आदमी अच्छा पढ़ा रहा है कि खराब पढ़ा रहा है। तो आलोचक तो हर आदमी होता है। तो जहाँ तक अभिव्यक्ति का सवाल है, यहाँ पर एक संकट आता है। बहुत तकलीफ की बात होती है कि लोग कहते हैं कि ये प्राध्यापकीय आलोचना है। उन लोगों को ये मालूम होगा ही, होना भी चाहिए कि हिंदी के आज की तारीख में भी सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्राध्यापक ही थे, और ऐसे प्राध्यापक जिनको कि विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं मिली थी, जिनको कोई पीएचडी की डिग्री नहीं मिली थी, उसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अपने स्वाध्याय और अपनी प्रतिभा, अपने विवेक के बल पर और हिंदी के प्रति अगाध प्रेम के कारण आप खुद महसूस करते होंगे कि कितने बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं तो कहूँ कि जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पूरी भारतीय भाषाओं में इतना बड़ा आलोचक दूसरा कोई नहीं हुआ, और अकेले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो कि विदेश के, खासकर अंग्रेजी के टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स जैसे आलोचक हैं, उनसे रामचंद्र शुक्ल टकराते हैं और अपनी मौलिक स्थापना उनकी आलोचना के समानांतर प्रस्तुत करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जैसे कई बड़े आलोचक हुए हैं, और उनकी परंपरा भी विकसित हुई है, हो भी रही है। क्योंकि आप अभी की तारीख में देखें तो शिक्षक के रूप में खुद हमारे हिंदी विभाग में हमारे मित्र भी हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, डॉक्टर अवधेश प्रधान, जो अपने लेखन से भी कहीं अधिक अपनी वक्तृता के द्वारा हिंदी आलोचना की गंभीरता को उन्होंने बरकरार रखा है। आलोचक होने के लिए एक गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। नए भी नाम हैं, जैसे वो वैभव सिंह और राहुल सिंह को हम लोग हैं। नए जो युवा आलोचकों में देखिए तो मैं मुख्य रूप से 3-4 नाम लेना चाहूँगा, हमारे बनारस से ही जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर कृष्ण मोहन हैं, डॉक्टर राजकुमार हैं, नए लोगों में डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र हैं, डॉक्टर समीर कुमार पाठक हैं। तो हिंदी आलोचना का जो दायित्व है उसका बखूबी निर्वाह कर रहे हैं, यह कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिंदी आलोचना के लिए जो सबसे जरूरी बात होती है वह है गंभीर अध्ययन, और गंभीर अध्ययन नहीं बल्कि गंभीरता के साथ साथ व्यापकता भी, व्यापक अध्ययन। गंभीर और व्यापक अध्ययन की दृष्टि से आप देखें तो दो, यानी समीर कुमार पाठक और प्रभात कुमार मिश्र हमारे इसी हिंदी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, और ये न सिर्फ अपनी लेखनी बल्कि अपनी वक्तृता के द्वारा भी आज हिंदी आलोचना में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना चुके हैं। पर आपकी संस्मरण भी चर्चाओं में रही है, और संस्मरण लिखने के लिए क्या चीज पर ध्यान आवश्यक देना होगा? देखिए, संस्मरण मेरे लिए बहुत ही आसान विधा रही है, और संस्मरण के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी स्मृतियां कितनी सुरक्षित हैं आपके दिल दिमाग में। और संस्मरण के लिए दिमाग की तो जरूरत होती ही है, दिमाग से ज्यादा कहीं दिल की जरूरत होती है। तो जो
महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आपके जीवन में घटने वाली, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया है या प्रभावित किया है, जिन्होंने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया है, तो ऐसे व्यक्तियों और ऐसी घटनाओं को अपनी स्मृति में रख तो बराबर ये चर्चा करता हूँ। मेरे एक मित्र हुए महेश्वर, यहीं हिंदी विभाग में उन्होंने एमए में एडमिशन लिया था सन 1970 में। मुझसे अध्ययन में वो 1 साल जूनियर थे, लेकिन जैसे ही उनका यहाँ एडमिशन हुआ, पूरे विभाग में वो चर्चा के विषय बन गए। इसके पहले भी हमारे एक मित्र ही हैं वाचस्पति, जैसे उनका एडमिशन हुआ एमए में, सभी अध्यापकों के नोटिस में वो आ गए। तो ऐसे ऐसे लोगों की संगति मुझे मिली है, और इन लोगों की संगति से, खासकर महेश्वर की संगति ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। क्योंकि मैं जो जिस परिस्थिति से गुजरते हुए यहाँ पर आया था, तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि पढ़ लिख कर एक काम चलाऊ नौकरी, खासकर अध्यापकी प्राप्त कर लेना। मेरे एक बचपन के मित्र थे शिवमुनि राम, वे चाहते थे कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चलूं। वो इलाहाबाद चले गए। बहुत घनिष्ठता थी उनके साथ, बहुत ही घनिष्ठता, 7 साल, यानी दर्जा 1 से ही हम लोग पढ़े थे एक साथ। तो वो इलाहाबाद चाहते थे, लेकिन मैं बनारस आ गया। मुझे यह पता नहीं था कि इलाहाबाद जाने का मतलब कि पीसीएस वगैरह की, आईएएस की नौकरी पाना, ये मेरे दिमाग में था नहीं। साहित्य के प्रति एक झुकाव था, एक रुझान था, भाषा भी एक ठीक ठाक थी मेरे पास। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आकर, खासकर काशीनाथ सिंह के साथ शोध करते हुए, उनके साथ रहते हुए भाषा का संस्कार मिला। तो संस्मरण में स्मृतियों के साथ साथ आपकी भाषा कितनी सहज है, कितनी स्वाभाविक है, और भाषा की सहजता, स्वाभाविकता का मतलब कि कितना आप संप्रेषित करने में सफल हैं अपनी बातों को। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मुझे लगा कि संस्मरण के क्षेत्र में काम ठीक ठाक हो सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा। तो स्मृतियों की बस्ती में एक किताब छप गई, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगा कि जिन विद्वानों के संपर्क में मैं रहा हूँ और जिन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है, उनके बारे में भी कुछ लिखा जाए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है शीर्षक से एक किताब छपी है, और उस किताब से बहुत हद तक मैं संस्मरण की दृष्टि से देखिए तो अपने को संतुष्ट महसूस करता हूँ। क्योंकि जो ये दिल्ली के हंस प्रकाशन ने इस किताब को बहुत सहर्ष प्रकाशित किया है, और स्मृतियों की बस्ती में तो प्रलेख प्रकाशन से है। तो ये 2 संस्मरण की किताबें जो हैं मेरी आई हैं। लेकिन इसके पहले जो लिखने की बात हुई, तो एक किताब बन गई डायरी में साहित्य। और डायरी में साहित्य किताब ऐसे बन गई कि मैं विद्वानों की सभाओं में उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए अनिवार्य रूप से जाया करता था। जहाँ कोई सभा गोष्ठी होती थी, मेरी दिलचस्पी थी लोगों को सुनने में। इससे साहित्य का संस्कार भी मिला, कैसे व्याख्यान दिया जाता है, कैसे वक्तव्य दिया जाता है, यह भी सीख मिली। तो मैंने महसूस किया कि जिन विद्वानों के व्याख्यान मैं सुन रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं, और उनकी बातें अच्छी अच्छी बातें, विद्वत्तापूर्ण बातें जो ऐसे ही उड़ जा रही हैं, क्योंकि अखबार उतना नहीं छापते हैं।
अखबारों का वैसा संस्कार भी नहीं है कि पूरी उनकी वक्तृता को छाप दें, उसी रूप में छाप दें। और जब मैंने महसूस किया कि बातें उड़ जा रही हैं, अच्छी-अच्छी बातें उड़ जा रही हैं, क्योंकि उस समय ये मोबाइल वगैरह का भी ज़माना नहीं था। कोई टेप भी नहीं करता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टेप कर लेना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि जो बातें उड़ जा रही हैं, मुझे उनको नोट करना चाहिए। तो जिस सभा गोष्ठी में मैं जाता था, तो मैं जो बढ़िया वक्तव्य होते थे, उनको नोट करते जाता था। और वो डेट वाइज़ तारीख के साथ, तारीख, स्थान, समय, ये तीनों के साथ मैं नोट करता जाता था। और ये इतना ज़्यादा मैटर हो गया कि मेरे एक बड़े ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं, सुशील सुमन, जो इस समय कूच बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अध्ययन के प्रति उनकी अच्छी खासी रुचि है, बल्कि उनसे ज़रूरत पड़ने पर मैं दिशा निर्देश भी प्राप्त करता हूँ। तो सुशील सुमन ने कहा कि सर इसको किताब के रूप में आना चाहिए, और उन्होंने बड़ी मेहनत की, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड जो टाइपिंग होती है उतनी विकसित नहीं हुई थी, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं थी। तो किसी टाइपिस्ट को उन्होंने ये जिम्मा दिया, और वो हाथ से जो मतलब कि टाइप होता है, तो सब टाइप होते हैं, लेकिन वो टाइपराइटर कहिए, तो टाइपराइटर से उन्होंने सब उसका प्रूफ देखते हुए टाइपिंग के बाद फिर तलाश हुई एक प्रकाशक की। तो सुशील के ही प्रभाव से कहिए या उनके संपर्क से कहिए, अंतिका प्रकाशन के गौरीनाथ ने डायरी में साहित्य नाम से, और बहुत ही अच्छी वो किताब बन गई। का प्रमाण मैं यह कहकर या यह बताकर देना चाहता हूँ कि एक बार अशोक वाजपेयी आए हुए थे, बोध पर मीनार था, संगोष्ठी थी, राष्ट्रीय संगोष्ठी थी। तो अब पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने डायरी में साहित्य पुस्तक जो है अशोक वाजपेयी के हाथ में दे दी। मेरे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि संबंध और संपर्क बनाने में मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता है। विद्यार्थियों से तो संबंध और संपर्क मैं आसानी से बना लेता हूँ, लेकिन विद्वानों से और आचार्यों से मैं संबंध संपर्क नहीं बना पाता हूँ, या जिनसे कुछ प्राप्त हो सकता है, जो लाभदायक हो सकते हैं, जो ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, बड़े-बड़े लोग, उनसे मैं बहुत मतलब कि संकुचित रहता हूँ, बहुत संकोच करता हूँ, संबंध बना ही नहीं पाता। इसीलिए कोई कहिए कि कोई यश वगैरह की कोई आकांक्षा भी नहीं रहती है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उनसे निसंकोच मैं कुछ भी कह लेता हूँ, और वे लोग भी मुझसे कुछ भी कह लेते हैं, कुछ भी। तो अशोक वाजपेयी को वो पुस्तक मैंने दी, पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि देना चाहिए, दे दिया। और उसके प्रति मेरे मन में कोई वो नहीं था कि अशोक वाजपेयी लेख, मैं जानता था कि ये बड़े विद्वान है, किताब तो इन्होंने ले ली लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ये भी मैं जानता था। लेकिन 10 दिन के अंदर फोन आया, और उन्होंने कहा कि आप बलराज पांडे बोल रहे हैं? मैंने कहा जी सर। मैं अशोक वाजपेयी बोल रहा हूँ। अब समझिए कि मेरी धड़कन तेज हो गई कि कुछ गलती हो गई है, डायरी में साहित्य किताब उनको दी है। उन्होंने कहा कि पांडे जी, डायरी में साहित्य ये पुस्तक आपने मुझे दी, और हम लोग जिस शहर में जाते हैं वहाँ किताबें ऐसे ही 8-10 मिल जाया करती हैं। आपकी किताब को भी मैंने बहुत ही यानी सामान्य रूप से लिया था कि लोग देते हैं, वैसे भी आपने की होगी, लेकिन ये किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो ख़त्म करने के बाद मेरे मन में एक बेचैनी थी कि जब तक आपको धन्यवाद नहीं दूँगा, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। तो उस डायरी में साहित्य किताब लिखने के लिए मैं धन्यवाद आपको दे रहा हूँ, और
मुझे ऐसा लगता है कि बनारस के पिछले 10-12 वर्षों की जो साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां रही हैं, अगर कोई जानना चाहे तो इस किताब के द्वारा वो जान सकता है। उस किताब में मैंने एक सावधानी बरती थी कि निजी बातें न हों। जैसे डायरी में अक्सर लोग लिखते हैं कि आज यहाँ गया, यह पहना, यह खाया। एकदम निजी बातों से उस किताब को मैंने मुक्त रखा और इसीलिए लोगों को वो किताब पसंद आई, क्योंकि उसमें साहित्यिक विचार विमर्श बहुत ज्यादा थे। जितने 10-12 जितने दिनों की वो डायरी है, उसमें साहित्यिक विचार विमर्श, कुछ राजनीतिक विचार विमर्श भी हो सकते हैं। तो वो एक तरह से कहिए कि विचारों की एक श्रृंखला उसमें आपको दिखाई पड़ेगी। और बातचीत में मान लीजिए कहीं कोई कवि मिल गया, उनके मुंह से कोई अच्छी बात निकल गई, उसको भी मैंने नोट कर लिया। और ऐसी कई दिलचस्प बातें डायरी में साहित्य उस किताब में मिलेंगी अगर आप पढ़ेंगे। और उस किताब ने इतना प्रोत्साहित किया कि डायरी की एक दूसरी किताब भी, का नाम मैंने रखा है साहित्य की डायरी, साहित्य की डायरी। लेकिन उस किताब को उतना प्यार प्रसार इसलिए नहीं मिला कि प्रकाशक जो है वो बहुत ही सुस्त किस्म के हैं, बहुत ही सुस्त किस्म के हैं। प्रकाशक का भी असर पड़ता है लेखक पे। बहुत ज्यादा असर पड़ता है। प्रकाशक का नाम ही प्रकाशक है। अगर न हो प्रकाशित करें तो सारा लिखना पढ़ना जो है वो अपने कमरे तक ही सीमित रह जाए। और हाल के वर्षों में प्रकाशकों का महत्व ज्यादा बढ़ा है, इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रकाशकों का महत्व बढ़ा है और उस महत्व के कारण ही आप देखेंगे कि पहले लेखकों के पीछे पीछे प्रकाशक दौड़ा करते थे। आज स्थिति ये बदल गई है एकदम। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रकाशकों के पीछे पीछे लेखक भागते हैं। इतना जरूर हुआ है कि प्रकाशकों के साथ कदम 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 मिलाकर चलते हैं, चलना पड़ता है। प्रकाशक आज की तारीख में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और मेरे जैसे लोगों के लिए तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। बहुत से लेखक हैं जो प्रकाशकों से बहुत आसानी से संपर्क साध लेते हैं, जोड़ लेते हैं अपने को। जो जोड़ने की कला में माहिर हैं वो आराम से जोड़ लेते हैं। खैर विद्वानों की बात तो दूसरी है, विद्वत्ता तो अपनी अलग चीज है। विद्वत्ता के कारण तो प्रकाशक लोग खुद उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन जो विद्वान जुगाड़ू परंपरा चल चुकी है सर। हाँ वो जुगाड़ की परंपरा तो है, लेकिन अब जुगाड़ भी सबके बस की बात नहीं है। जुगाड़ करने वाले भी कुछ न कुछ प्रतिभा रखते हैं अपने अंदर। जुगाड़ यानी जोड़ना। जुगाड़ का मतलब कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को, किसी न किसी आदमी को जोड़ना, किसी माध्यम से जोड़ना। और इसे इसे खराब सेंस में नहीं लेना चाहिए। खराब सेंस में इसलिए नहीं लेना चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ जैसे शादी विवाह की स्थिति आती है तो उसके लिए एक शब्द चलता है अगुआ, अंग्रेजी में उसको मीडिएटर बोलते हैं। तो मीडिएटर के बिना हमारे दैनिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में कोई काम नहीं होने वाला है। बहुत कम काम है बिना मीडिएटर के होते हैं। इसलिए जो जुगाड़ करने वाले लोग हैं उनको मैं यह दृष्टि से नहीं देखता, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अब हम लोगों से नहीं हो पाता है, लेकिन जिनको जानते हैं कि ये जुगाड़ कर लेते हैं तो कहना पड़ता है कि भाई कुछ जुगाड़ बैठाइए। ये सब व्यावहारिक जीवन की बातें हैं। सर, उच्च शिक्षा से आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं और मानो आज लगता है कि उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई ठेकेदार दखल दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, हम लोगों के समय से वातावरण एकदम बदल गया है।
मुझे, आप तो उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुझे तरस आता है उन छोटे-छोटे बच्चों पर जो 7 बजे स्कूल जाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, आप देखेंगे कि 7 बजे दरवाजे पर बस आ जाती है और 7 बजे बस आने का मतलब कि 5 साढ़े 5 बजे उनको जग जाना पड़ता है। भरपूर नींद भी वो नहीं सो पा रहे हैं और न ठीक से नाश्ता। अब 7 बजे बस पकड़नी है तो 6 सवा 6 बजे कौन नाश्ता करेगा? किसकी इच्छा करती है? हम लोगों का समय था कि 10 बजे से स्कूल हुआ करता था। प्रारंभिक पाठशाला हो या इंटरमीडिएट कॉलेज हो, 10 बजे के बाद ही कक्षाएं हुआ करती। विश्वविद्यालय में भी यही स्थिति थी, 10 बजे के बाद ही कक्षाएं हुआ। कम से कम बच्चों को या विद्यार्थियों को भरपूर नींद चाहिए और आज के समय में जहाँ की टीवी है और मोबाइल है, उसमें तो और परेशानी बढ़ी है। तो लोग भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक से नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं और बचपन में उनके गर्दन में आप टाई बाँध देते हैं। उनको टिफ़िन देते थे, बस्ता इतना भारी कि गार्जियन को ले जाना पड़ता है ढोकर बस में रखने के लिए। तो ये शिक्षा व्यवस्था जो है, बहुत ही, यानी इसकी जितनी निंदा की जाए, उतना ही कम है। हम लोगों ने दर्जा 6 से एबीसीडी लिखना और पढ़ना शुरू किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम लोगों से अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते। मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो मेरा तो विचार है कि दर्जा विद्यालय जो है वो 10 बजे से शुरू किए जाएँ और कई शिफ्ट धंधा हो गया है। विद्यालय इंटर कॉलेज तक देखिए, इंटर कॉलेज के अब तो डिग्री कॉलेज और प्राइवेट में यूनिवर्सिटी भी बन रही है, दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। ये शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा एक व्यवसाय से जुड़ गई है, चाहे प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हो, चाहे इंटरमीडिएट की शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो। व्यवसाय ने और बाजार ने दबोच लिया है और उसी व्यवसायीकरण और बाजारीकरण के कारण ये ह्रास दिखाई पड़ रहा है और ह्रास तो इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है तो कि विद्यार्थियों से जो अनिवार्य रूप से चीज जाननी चाहिए वो विद्यार्थी नहीं जान पा रहे हैं। जैसे चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है वो कितने भागों में प्रकाशित है, ये अनिवार्य रूप से हमें जानना चाहिए। जो पाठ्यक्रम में है विद्यार्थी वो जानते हैं, जो पाठ्यक्रम में नहीं है उसको नहीं जानते हैं। चिंतामणि भाग 4 आ गया है, अब उसके संपादक कौन है विद्यार्थियों से पूछ लीजिए, नहीं पता चला। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने किया है, विद्यार्थियों से पूछ लीजिए। चिंतामणि का मतलब केवल वो रामचंद्र शुक्ल जानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के ही निबंधों को किन किन लोगों ने संपादित किया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित किया है, नामवर सिंह ने संपादित किया है, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। ये सब जानना चाहिए। छोटा मोटा मैं उदाहरण आपको, इसलिए उच्च शिक्षा की। और अब तो जैसे वो क्या वो कौन पूछा जाता है, चॉइस जिसमें 4 रहता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का जमाना है। ऑब्जेक्टिव के जमाने में जो पढ़ाई खेल हो गया सर। खेल भी नहीं है ठीक से वो पढ़ाई। खेल में तो एक गंभीरता होती है, पढ़ाई को वो खेल का भी दर्जा मत दीजिए। देखिए वो हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल या टेनिस वगैरह खेलने वाले खिलाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ने वाले लोग कितनी मेहनत, पढ़ने वाले पूरे मेरा तो मैं देखता हूँ और मैं बराबर नोटिस लेता रहता हूँ, एक बैच में 15-20 जो है विद्यार्थी आपको जेन्युइन, जिन्हें विद्यार्थी कहा, जो जिनके मन में पढ़ने के प्रति एक रुचि है, लगाव है, जो किताब खरीदने का लगाव है, ये महसूस करते हैं। लेकिन अब देखिए, अब तो पता करते हैं विद्यार्थी कि किसके माध्यम से कौन हमारा काम निकल सकता है, कौन काम प्रकार का। और नियुक्तियों के बारे में क्या कहा जाए, किस किस प्रकार से नियुक्तियां होती हैं, चाहे कुलपति की नियुक्ति हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो। मैंने तो इधर सुना है कि जो विषय विशेषज्ञ हैं
वो विषय विशेषज्ञों को कहा जाता है कि यह लिस्ट है और इस पर हस्ताक्षर आपको करना है। ऐसे नियुक्तियां हो रही हैं। एक दूसरी ही संस्थाएं और दूसरे ही प्रभावी लोग जो है वो लिस्ट भेज रहे हैं कि इनकी नियुक्ति करनी है। विषय विशेषज्ञ जो है अपना रह जाते हैं। योग्य से योग्य हमारे हिंदी के कई विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ, कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, योग्यतम है। मैं तो नाम ले सकता हूँ। देखिए, हमारे सबसे प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर रहे हैं अनुपम, सड़क पर है। हमारे सबसे जो प्रिय और बहुत प्रतिभाशाली आशीष मिश्र हैं, यहीं से उन्होंने पीएचडी की है। और आशीष मिश्र को एक युवा आलोचक के रूप में आप यानी बहुत गंभीरता के साथ उनका नाम ले सकते हैं। जो उनकी समझ है, खासकर कविता के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में तो उनकी समझ है ही, बाकी विधाओं में भी, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, हर विधा में, लेकिन कविता उनकी मतलब कि मुख्य विधा है। उसमें उन्होंने जो अपनी आलोचनात्मक दखल दी है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग अभी एक तरह से कहिए कि सड़क पर हैं, जाते हैं, साक्षात्कार देते हैं और लोग जुगाड़ के द्वारा अपनी नियुक्ति पा जाते हैं। योग्यतम लड़के जो है वो रह जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। हमारी कई विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं। मेरे ही साथ शोध में रही है तमहरा तिवारी, रामविलास शर्मा पर बहुत बढ़िया काम किया। एक अर्चना त्रिपाठी, तो अर्चना लार्क लिखती है, वो भी योग्यतम विद्यार्थी है दिल्ली में, लेकिन वो भी केवल नहीं होता है कि आप डेली वेजेज टाइप कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक है, तो ये केवल सेना में ही जीवन यापन कर रही है। सेना में ही अग्निवीर नहीं है, अध्यापन के क्षेत्र में भी वो अग्निवीर ही अब आ रहे हैं। और जो अग्निवीर आ रहे हैं वो किस मिजाज से और कितनी गंभीरता से पढ़ाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि मुझसे कम मेहनत करके और ज़्यादा तनख्वाह पा रहे हैं, लाखों रुपया पा रहे हैं, और हम जा रहे हैं तो मुझको क्या, तो 25,000 रुपया ले लीजिए, 50,000 रुपया। पढ़ाने के प्रति वो रुचि रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अब पेट चलाना है, जिंदगी चलानी है, मजबूरी है विद्यार्थियों की, क्या करें। पर समाज में कुछ विशिष्ट लोग हैं जो कि अपने आप को विशिष्ट बतलाते हैं, तो उनका क्या कर्तव्य है? देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वह समाज में कुछ न कुछ सार्थक योगदान करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को आप पढ़ेंगे तो बार बार वो यही प्रेरणा देते हैं कि समाज के प्रति हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है और समाज में सार्थक हस्तक्षेप करना चाहिए। केवल बात बनाने से समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत गरीब है। यहाँ की जनता के सामने कई प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के प्रति एक संवेदनशील हृदय की हमेशा जरूरत रही है और आज भी जरूरत है। वह संवेदनशीलता ही हमें कुछ लिखने और पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो हर संवेदनशील व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि समाज में जो गलत नीतियां और जो गलत कार्य, चाहे वो राजनेताओं के द्वारा किए जा रहे हों, चाहे सत्ता के द्वारा किए जा रहे हों, चाहे व्यवस्था के द्वारा किए जा रहे हों, कहीं से भी इस समाज को तोड़ने, जाति और धर्म में बांटने और समाज को आर्थिक बदहाली में, खासकर जनता को आर्थिक बदहाली में रखने, अंधविश्वासों का अधिक प्रचार प्रसार करने में जिनका योगदान हो, बुद्धिजीवी का
साहित्यकार का मुख्य दायित्व है कि जितने ये गलत जनता के विरोध में किए जाने वाले काम हों या जनता के विरोध में जितनी गलत नीतियां सामने आ रही हों, लेखक का और साहित्यकार का ये उत्तरदायित्व है कि उन गलत कार्यों और गलत नीतियों का खुलकर विरोध करे, तभी वह लेखकीय और एक बुद्धिजीवी होने की जिम्मेदारी का सही सही निर्वाह करने में समर्थ हो सकता है, सफल हो सकता है। सर, आपने अपना कीमती समय साहित्य चौपाल को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।